फिर से रिफ्रेश करके रख देता हूँ कि जो टोटल कंसोलिडेटेड नंबर थे वहाँ पे उसमें 2,32,863 करोड़ के आसपास थे। 2,23 का जो पिछले बार का जून तिमाही का नंबर था उसके सामने टोटल रेवेन्यू निकल के आए हैं। ऑयल टू केमिकल में अगर हम देखें तो ऑयल टू केमिकल का जो एबिटा था लगभग 12,000 करोड़ के आसपास है। यहाँ पे थोड़ी सी नरमी जरूर देखने को मिली है। ऑयल टू गैस में लेकिन बढ़ के आया है, 2737 से बढ़ के 3200 करोड़ का आया है। और रिटेल में एबिटा काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 3849 करोड़ के सामने 4414 करोड़ का रिटेल का एबिटा है। डिजिटल सर्विसेज में भी बहुत अच्छी ग्रोथ है, 11,700 करोड़ से बढ़ के 12,291 करोड़ के आसपास यहाँ पे निकल के आई। तो अगर टोटल आप एबिटा लेवल पे देखेंगे तो ये करीब 33-34 हज़ार करोड़ का है। लेकिन ओवरऑल चूंकि ऑयल एंड केमिकल में O2C में थोड़ी सी नरमी दिखी, इसलिए ये 39 के सामने 33,000 करोड़ का एबिटा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये एक यहाँ पर डेफिनेटली कहा जा सकता है कि चूंकि कुछ कारण थे उसकी वजह से O2C में थोड़ी सी नरमी थी, लेकिन जो रिटेल का बिजनेस है और जो जियो का बिजनेस है उसमें काफी तेजी देखने को मिली थी। तो ये एक सिग्निफिकेंट नंबर है। हमारे साथ शरद अवस्थी भी जुड़ गए। शरद, हेडलाइन नंबर्स और जियो और रिटेल के नंबर देख के कैसे आप आंक रहे हैं इस समय? देखिए, ब्रॉडली मुझे लगता है कि O2C वाली जो चैलेंज है वही है। बाकी सारे सेगमेंट्स में तो जो नंबर्स में ऑन द फेस ऑफ इट देख रहा हूँ काफी अच्छे ही लग रहे हैं देखने में। और मुझे लगता है अभी भी थ्योरी वही रहेगी कि जो मेन ड्राइवर रहेगा वो यही रहेगा कि आगे चल के ये न्यू एनर्जी बिजनेस को किस तरीके से कैपिटलाइज करते हैं और कितना ग्रो कर पाते हैं, वही ड्राइविंग फोर्स रहेगी। टेलीकॉम और रिटेल में मुझे नहीं लगता कि कोई खास रिस्क है। रिटेल की ग्रोथ भी काफी अच्छी रही है, टेलीकॉम की भी ग्रोथ ठीक ठाक है। O2C ऑब्वियसली क्वार्टर थोड़ा चैलेंजिंग रहा है, बट ग्रेजुअली ओवर द नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स मुझे लगता है वहां भी नॉर्मलाइज हो जाना चाहिए। तो ऑन बैलेंस मुझे लगता है एक डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स है। ओके, अमरीश सर, अगर मैं इस पर्सपेक्टिव में रखूं कि पूरे बिजनेस में जो कंज्यूमर बिजनेस है उसका एबिटा मोर देन 50% है और वो इम्प्रूव हो रहा है लगातार, तो क्या ये सेटिस्फाइंग होगा? क्योंकि जिस तरफ कंपनी का फोकस है उसमें तगड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है। O2C नो डाउट, उसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ पे थोड़ी सी नरमी देखने को मिली है। जैसे रिटेल में बहुत तगड़ा इन्होंने प्रदर्शन दिखाया है तिमाही के दौरान, तो क्या ये बाजार को पसंद आएगा? हाँ, जो मैं बोलूँगा जो सिल्वर लाइनिंग है क्लियरली रिटेल और जियो का है, क्योंकि यहीं पे जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड था यहीं पे था। और यहाँ के जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, आई थिंक इट इज डिसेंट फ्रॉम जियो एंड रिटेल पर्सपेक्टिव। अभी जियो का आरपू भी मेरा जो एक्सपेक्टेशन है करीब 181 का है। आई डोंट नो वेदर दैट्स बीन अनाउंस्ड और नॉट, पर उसके आसपास मेरा के सामने रख देता हूँ। रिटेल का रेवेन्यू जो है वो 64,936 करोड़ है। पिछले क्वार्टर में 58,560 करोड़ के आसपास था। एबिटा हमने जैसा कि शुरू में चर्चा की थी 4400 करोड़ आया है, जो 3800 करोड़ से बढ़ के आया है। और मार्जिन 6.6 से 6.8% हो गई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो नंबर यहाँ पे भी बेटर देखने को मिले हैं। ऑयल एंड गैस बिजनेस, उस O2C में पेट्रोकेमिकल में थोड़ा प्रेशर है, लेकिन ऑयल एंड गैस का स्पेसिफिक अगर अलग करके देखें तो तिमाही दर तिमाही उसके मार्जिन में करीब 7% की ग्रोथ हुई और वो 65% के आसपास यहाँ पे पहुंच गया है। जी अमरीश सर। अमरीश सर कंटिन्यू करें प्लीज सर। या सो आई मीन क्लियरली O2C बिजनेस में तो एक्सपेक्टेड था कि लाइक एबिटा विल फॉल ड्रास्टिकली। So I mean overall I think that's what we have seen. That's clearly in line with जो expectation था। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि expectation was basically from retail and Jio, which I think has been delivered. Okay, पार्थिव, अगर ऑयल एंड गैस को हटा दें और O2C को हटा दें, हालांकि O2C का जो एबिट मार्जिन है वो ऑलमोस्ट हाफ है और रीज़न हमें पता है क्योंकि इन्वेंट्री लॉस भी डेफिनेटली हुआ होगा इस क्वार्टर के दौरान। क्रूड के प्राइसेस बहुत तेजी से नीचे आए तो डेफिनेटली आपका स्प्रेड उसमें घटेगा। इन नंबर को देख के बाजार कैसे रिएक्ट कर सकता है?
दूसरा कारण ये भी है कि एक तो रिफाइनिंग मार्जिन्स बहुत जल्दी कोलैप्स हुए थे। अगर पूरा क्वार्टर देखें तो एट द बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर रिफाइनिंग मार्जिन्स वर हेल्दी, लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ द क्वार्टर में हमने देखा बहुत जल्दी क्रैश हुए थे। स्पेशली जो उनके हाई मार्जिन डीजल क्रैक्स होते हैं उसमें भी काफी मंदी हुई थी। तो दैट इज ऑल्सो द रीजन कि बेसिकली जो रिफाइनिंग बिजनेस है जो हमेशा बचाता है, बिकॉज लास्ट क्वार्टर में हम देखेंगे तो इट वाज द रिफाइनिंग बिजनेस नॉट द पेटकेम बिजनेस, बिकॉज पेटकेम बिजनेस में अनफॉर्चुनेटली जो लास्ट क्वार्टर की वीकनेस है वो ये क्वार्टर में भी परकोलेट हुई है। और ये चीज आई थिंक ग्लोबल फिनोमेना, इट इज नॉट ओनली इंडिया सेंट्रिक और रिलायंस सेंट्रिक। चाइना से भी जो संकेत आ रहे हैं पेट्रोकेम के स्प्रेड्स के, आई थिंक वो बहुत डिफिकल्ट है और यूरोप में भी डिमांड काफी रन डाउन हो गई है। तो ये इम्पैक्ट है आगे जाते के क्वार्टर्स में भी मुझे लग रहा है कि आएगा। सो इट विल टेक 1 और 2 क्वार्टर्स कि O2C वाला बिजनेस स्टेबलाइज हो, और ये मार्केट अच्छी तरह से जानता है। लेकिन आई थिंक द सेविंग ग्रेस इज डेफिनेटली जो कंज्यूमर सेंट्रिक बिजनेस है, जो जैसे कि जियो का बिजनेस की हमने डिस्कशन किया, इवन रिलायंस रिटेल, आई थिंक इट इज एस्टॉनिशिंग के क्वार्टर ऑन क्वार्टर उन्होंने ऑलमोस्ट 6000 करोड़ के रेवेन्यू की वृद्धि की, और स्टोर एडिशंस तो बहुत अग्रेसिवली कर रहे हैं। एंड गोइंग इनटू द फेस्टिवल क्वार्टर विच इज अगले क्वार्टर में हम देखेंगे कि रिटेल में से और अच्छे नतीजे आएंगे। सो मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट इज ऑलरेडी डिस्काउंटिंग द O2C बिजनेस की वीकनेस आने वाले 1 या 2 क्वार्टर की, और मार्केट का फोकस उनके जो कंज्यूमर सेंट्रिक बिजनेस है जिसको हिस्टोरिकली हमने देखा है कि ज्यादा वैल्यूएशन मिलती है। अगर हम पीयर सेट से भी कंपेयर करें, somebody like Titan और somebody like DMart, आई थिंक उनको ज्यादा वैल्यूएशन मिलती है। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि रिलायंस के अंदर 2300-2400 रुपए पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और बहुत स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन है। आगे जाते जैसे जैसे ट्रिगर्स आते हैं ये 2800-3000 के आसपास आई थिंक जा सकता है।